हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स जो वन लाइनर बुक्स है, इसके प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को हमने विद एक्सप्लेन के साथ कवर कर लिया है। और ये कुछ क्वेश्चन जो है वर्धन वंश के 2 पार्ट में हमने कंप्लीट करने के लिए किया था। तो कल एक 1 पार्ट हमारा हो गया था जो कि 30 पार्ट था। आज ये 31 पार्ट है। तो ये 2 पार्ट में हम जो है वर्धन वंश के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। और इसको आप कई बार देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यह वन लाइनर ही क्वेश्चन है। इसको आप कई बार रिवीजन करिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन में अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। तो ठीक है, कल हमने हर्षवर्धन के क्वेश्चनों को पढ़ रहे थे, हर्षवर्धन के क्वेश्चन रह गए थे। तो आइए इस पार्ट में हम इनके क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हर्ष के नेतृत्व में विशाल धर्म सभा का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो राजधानी जो कन्नौज थी वहाँ पर इसका आयोजन संपन्न हुआ था। हर्षवर्धन के नेतृत्व में कन्नौज में विशाल धर्म सभा का आयोजन कब हुआ था? तो 643 ईस्वी में हुआ था। कौन सा भारतीय सम्राट प्रयाग के अर्धकुंभ एवं महाकुंभ में अपना सर्वस्व दान करता था? तो हर्षवर्धन हर्षवर्धन एक सम्राट शासक, एक योग्य शासक और श्रेष्ठ शासक थे। इन्होंने जो प्रयाग में अर्धकुंभ और महाकुंभ लगता था तो उसमें सर्वस्व दान करते थे। हर्षवर्धन के काल में वर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के काल में जो वर्धन साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज थी। प्राचीन काल में कौन सा उत्तर भारतीय शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में महामोर्चा परिषद का आयोजन किस शासक के द्वारा नियमित रूप से किया जाता था? हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ किस अभिलेख में कहा गया? तो चालुक्य लेखों में इसे शकलोत्तर पथनाथ कहा गया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य में कितने प्रकार के राज्य थे? तो 3 प्रकार के राज्य थे। प्रत्यक्ष शासित राज्य, अर्धस्वतंत्र राज्य और मित्र राज्य थे। हर्ष के समकालीन शासक के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा था। तो चीनी शासक जो ताइशुंग के दरबार में उसको भेजा था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने बल्लभी के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय शासक को पराजित किया था। ध्रुवसेन द्वितीय कहाँ के राजा थे? तो बल्लभी राज्य के राजा थे जो कि बल्लभी गुजरात में है। हर्षवर्धन के समकालीन कश्मीर का शासक कौन था? तो दुर्लभवर्धन थे। और हर्षवर्धन के समकालीन कामरूप जो कि असम में है का शासक कौन था? तो भास्कर वर्मा थे। किस चीनी यात्री ने राजदूत के रूप में 3 बार भारत की यात्रा की थी? तो वांग स्वांगसे ने भारत की 3 बार यात्रा की थी। हर्षकालीन संस्कृति देख लीजिए, संस्कृत से सारे क्वेश्चन देख लीजिए। हर्षवर्धन के काल में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक स्वरूप था। हर्ष ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर, माहेश्वर, सार्वभौम, शिलादित्य, शकलोत्तर पथनाथ की उपाधियां हर्षवर्धन ने धारण की थी। किस ग्रंथ में हर्षवर्धन को सभी देवताओं में सम्मिलित अवतार कहा गया है? तो हर्षचरित में कहा गया है। जय स्कंधावर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो अस्थायी सैनिक शिविर था। और सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की भेंट किस स्थान पर हुई थी? तो अचिरावती नदी के तट पर मणितारा में सम्राट हर्षवर्धन से बाणभट्ट की भेंट हुई थी। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। हर्षकालीन सामंतों के प्रकार देख लीजिए। महासामंत, आप्त सामंत और प्रति सामंत, सामंत, प्रधान सामंत, शत्रु सामंत। हर्ष के अधीनस्थ शासक किस नाम से पुकारे जाते थे? तो महाराज या महासामंत के नाम से पुकारे जाते थे। हर्षकाल में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो हर्षचरित तथा कादम्बरी में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है। हर्षकालीन मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? तो सचिव अथवा आमत्य के नाम से जाना जाता है। हर्षकालीन प्रधान सचिव व मंत्री कौन थे? तो भंडी थे। हर्षवर्धन के मुख्य केंद्रीय पदाधिकारी भंडी जो कि हर्षवर्धन के प्रधान सचिव थे।
और राज्यवर्धन की मृत्युपरांत जो है उत्तराधिकारी के प्रश्न को तय करने के लिए भंडी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी। अवंती जो है ये विदेश सचिव थे। इन्हें महासंधि विग्रहक या युद्ध मंत्री कहते थे। सिंहनाथ जो है यह प्रधान सेनापति थे और प्रभाकर वर्धन के समय भी कार्यरत थे। कुंतल जो है अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी थे और स्कंदगुप्त जो है ये गज सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे और बांसखेड़ा लेख में इसे दूतक या संदेशवाहक, महाप्रमाता या भूमिका प्रधान तथा महासामंत भी कहा गया है। हर्षकालीन प्रशासक के पदाधिकारी देख लीजिए। जो प्रशासक पदाधिकारी थे हर्ष के शासनकाल में, परियात्र महाप्रतिहार जो है ये बाह्य तथा अंतर्राज्य प्रसाद में व्यवस्था करने वाले प्रतिहारों तथा दौरिकों के मुखिया थे। विनयानुसार जो है साधारण प्रतिहार जो आंगतुकों को शिष्टाचार से अवगत कराना तथा प्रवेश दिलाना इनका काम था, विनयासुर। और मेखलक जिसे कुरंगक या संवादक या दीर्घध्वज या लेखाकारक कहते थे, इनका काम था कि तीव्रगामी संदेशवाहक, मतलब बहुत फास्ट संदेश देते थे। दूतक जो उच्च श्रेणी का मंत्री, राजा का विश्वास पात्र, संदेशवाहक, दान ग्रहीता को भूमि तथा हस्तांतरित करने वाले थे। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। महाप्रमातार जो है ये भूमि की पैमाइश संबंधी राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी थे। सेवक, कंचुकी, वेत्री, वेलग्रही, मीमांसक, तांबुल करंग और वाहिनी शामर गृहिणी जो है इनके कार्य थे कि ये राज दरबार में जुड़े छोटे छोटे कर्मचारी थे। दिविर जो है ये आमत्र श्रेणी के लेखक थे। भौगिक जो है राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी थे। दो साधनिक जो है ये कठिन कार्यों को संपन्न करने वाले राजपुरुष थे। और नीलपट जो है राज्य में घटित सभी घटनाओं का ब्यौरा रखते थे। रहस्य नियुक्ति जो है ये निजी सचिव होते थे। हर्षकालीन प्रशासनिक संरचना देख लीजिए। साम्राज्य, फिर भुक्तिराज, फिर विषय जिसे जनपद या जिला, फिर ग्राम, महत्तर थे। तो साम्राज्य का शासक जो है सम्राट के हाथों में था। भुक्ति राज्य का शासक जो है उपरिक महाराज के हाथों में था। विषय जनपद जिला जिसके हाथ में था उसे विषयपद कहते थे। आगे देख लीजिए इनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन। हर्षकालीन शासक के काल में न्यायालयों को क्या कहा जाता था? तो धर्माधिकरण या अधिकरण कहा जाता था। हर्षकाल में दंड न्याय का प्रबंध करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? कटुक कहा जाता था। हर्षकाल में पुलिस विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दांडिक या दंडपाशिक कहा जाता था। हर्षकाल में रात्रि में पहरा देने वाले महिला पुलिस को क्या कहा जाता था? तो महिला पुलिस को यामचेट कहा जाता था। हर्षकालीन किन अभिलेखों में नौसेना या जल सेना का उल्लेख मिलता है? नौसेना को ही जल सेना कहते थे, उल्लेख मिलता है। तो जो बांसखेड़ा तथा मधुबन लेख है इसमें जल सेना जिसे नौसेना भी कहते हैं इसका उल्लेख मिलता है। हर्षकालीन सैन्य पदाधिकारी देख लीजिए। तो महाबलिधिकृत जो है ये पैदल जिसे पदाति सेना का सर्वोच्च सेनापति कहते थे। महाअश्वपति या वृहद सवार जो है गुड़सेना का सेनापति था। महापीलुपति या कटुक जो है ये गज सेना का सेनापति था। महापात्र जो है हाथियों का महावत था। और मौल जो है राजा के सशस्त्र अंगरक्षक थे। रणभंडागाराधिकरण जो है ये सैन्य सामग्री प्रबंधक विभाग था। इसका लेख जो है बसाढ़ मुद्रा लेख से इसकी जानकारी मिलती है। क्रमैलक कुलह जो है ऊंट सेना या बाणभट्ट द्वारा उल्लेख इसका मिलता है। स्थानपाल जो है घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी था। पाटीपति जो है बैरिकों का निरीक्षक था। और इभ्यभिष्कवर जो है हाथियों के रोगों का चिकित्सक था। हर्षकालीन जो प्रमुख कर थे तो भाग जिसे भूराजस्व भी कहते थे, यह उपज का 1/6 भाग था। हिरण जो है यह व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर था।
बलि जो है इसे धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। भाग भोग जो है भूराजस्व तथा दैनिक फूल सब्जियों आदि प्रकार का कर था। तुल्य में जो है तौल माप के अनुसार वस्तुओं पर कर था। हर्ष काल में ब्राह्मणों को और धार्मिक सामाजिक शैक्षणिक कार्यों हेतु कर मुक्त भूमि अनुदान दी जाती थी। उसे क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेय या अग्रहार कहा जाता था। किस शासक ने सर्वप्रथम पदाधिकारियों को शासन पत्र या सनद देने द्वारा जो है भूमि देने की प्रथा चलाई? तो हर्षवर्धन ने चलाई थी। और हर्षवर्धन ने हर्षचरित में बाणभट्ट ने किस सिंचाई यंत्र का उल्लेख किया है? तो तुला यंत्र, जिसे जल पंप के नाम से भी जाना जाता है। तो तुला यंत्र का उल्लेख जो है हर्षचरित में बाणभट्ट ने किया है, जो कि सिंचाई के प्रयोग में किया जाता था। हर्षकाल में ह्वेनसांग ने किस सिंचाई यंत्र का उल्लेख किया है? तो घंटी यंत्र और उद्घट्टे या रहट जो है सिंचाई यंत्र का उल्लेख किया था। हर्षकाल में व्यापारिक श्रेणियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये महंतक या माहर कहा जाता था। हर्षकाल में चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? सौल्किक कहा जाता था। और हर्षकाल में नदी घाट पर कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तारिक कहा जाता था। हर्षकाल में बाजार में क्रय विक्रय वाली वस्तुओं पर कर वसूलने वाले अधिकारी को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो हट्टमती के नाम से जाना जाता था। हर्षकालीन प्रमुख व्यापारिक या पत्तन बंदरगाह कौन से थे? तो पूर्व में ताम्रलिप्त तथा पश्चिम में भड़ौस थे। हर्षकाल में आर्थिक रूप से प्रसिद्ध नगर कौन से थे? उज्जैनी और कन्नौज जो है ये आर्थिक रूप से प्रसिद्ध नगर थे। किस प्रकार के वस्त्र हर्षकालीन कुलीन समाज में प्रचलित थे? तो शीनांशुक जो है प्रकार के वस्त्र जो है हर्षकालीन कुलीन समाज में प्रचलित थे। हर्षकालीन किस प्रकार के ग्रंथ में 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है? तो जो बाणभट्ट की हर्षचरित ग्रंथ है उसमें जो है 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है। हर्षवर्धन ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को या महायान बौद्ध धर्म को जो है इन्होंने राजाश्रय प्रदान किया था। हर्षकालीन स्वामित्व के आधार के पर भूमि के प्रकार देख लीजिए। शाक्त जो है ये कृषि के व्यक्तिगत अधिकार वाली भूमि थी। कौटुंबिक जो है जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व हो उसे कौटुंबिक कहते थे। सटक कौटुंबिक जो है किसी काश्तकार या उच्च कोट के व्यक्ति को उसके सेवाओं के बदले में प्रदत्त भूमि थी। प्रकृष्ट जो है ये विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी। हर्ष द्वारा किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष महामोच परिषद का आयोजन किया जाता था? तो पहले बताया था प्रयाग संगम क्षेत्र में किया जाता था। प्रयाग को ही संगम के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रयाग संगम क्षेत्र में किया जाता था। हर्षकालीन के क्षेत्र में भूमि को महान भूमिदान क्षेत्र कहा जाता था। प्रयाग संगम क्षेत्र को जो है महान भूमिदान क्षेत्र कहा जाता था। बाणभट्ट अपनी रचनाओं में सूर्य का उपासक किस क्षेत्र के विशेष के लिए निर्दिष्ट किया है? तो उज्जैन को किया है सूर्य के उपासक के क्षेत्र के रूप में। और वर्धन वंश के कुल देवता किसे माने जाते हैं? तो शिव को माना जाता है। हर्षवर्धन को किस अभिलेख में परम सौगात कहा गया? तो जो बांसखेड़ा तथा मधुबन लेख है इसमें हर्षवर्धन को परम सौगात कहा गया है। हर्षवर्धन को किस अभिलेख में परम माहेश्वर या शिव का भक्त कहा गया है? तो मधुबन, बांसखेड़ा लेख और नालंदा मुहर तथा सोनीपत मुद्रा में जो है हर्षवर्धन को परम माहेश्वर या शिव का भक्त कहा गया है। हर्षवर्धन के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो गुण प्रभु थे। और हर्षकालीन कन्नौज धर्म महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी, जो कि एक चीनी यात्री थे। कन्नौज की धर्म महासभा में ह्वेनसांग ने सभी विरोधी धर्मावलंबियों को पराजित कर महायान की सत्यता सिद्ध कर दी। इस अवसर पर ह्वेनसांग को कौन सी उपाधियां प्रदान की गई थी? तो महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियां प्रदान की गई थी। पूर्व मध्यकालीन महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र स्थल कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र स्थल था।
महाराजा द्रोणवर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रणय की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो प्रियदर्शिका ग्रंथ में जो है महाराज द्रोणवर्मा की कन्या का प्रणय कथा का वर्णन जो है संकलित है। हर्षकालीन शास्त्रीय नाट्य विद्या की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नाटक कौन सा था? तो रत्नावली था। और प्रणय नाटकों के निर्माता के रूप में किस शासक का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो हर्षवर्धन का नाम जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बाणभट्ट के अनुसार कौन सा उत्तर भारतीय शासक कुशल बांसुरी वादक भी था? तो हर्षवर्धन जो है कुशल बांसुरी वादक भी था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। मयूर भट्ट नामक प्रसिद्ध कवि किसके राज दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबार में रहते थे। हर्ष ने नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलाने के लिए कितने गांवों को दान दिया था? तो 100 गांवों को दान में दिया था। हर्षवर्धन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र या शीले भट्ट जी इन्हें कहते थे। दोनों नाम से इनको जाना जाता था। तो इस समय वो कुलपति थे। मुंडेश्वरी मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर व कन्नौज के संघाराम के निर्माता किस शासक को माना जाता है? तो हर्षवर्धन को माना जाता है। किस पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारतीय शासक को हिंदू काल का अकबर कहा गया है? तो हिंदू काल का अकबर जो है हर्षवर्धन को कहा गया है। चीनी यात्री हेनसोंग के नालंदा आगमन पर किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो शीलभद्र उस समय वहाँ पर आचार्य थे। उन्होंने जो है हेनसोंग का स्वागत किया था। बौद्ध वृक्ष को नष्ट करने वाले शासक कौन थे? तो गौड़ नरेश शशांक थे। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने किन 2 स्थलों पर महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो कन्नौज तथा प्रयाग में जो है ये 2 स्थल थे जहाँ पर ये महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित करते थे। उत्तर प्रदेश स्थित किस स्थल पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग में किया था। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को किस दक्षिणावर्ती शासक ने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और हर्षवर्धन इससे पराजित भी हुए थे। और इसका उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें रविकीर्त ने इसकी जानकारी उल्लिखित की थी। हेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन से नगर सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो मथुरा जो है सूती कपड़ों के लिए उस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध था। चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो यिंतु के नाम से करते थे। हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था? तो अर्जुन नामक स्थानीय शासक का जो है अधिकार हो गया था। हर्षकालीन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं आइए उनको देख लेते हैं। इधर विद्वान है, इधर उनकी रचनाएं हैं। तो बाणभट्ट की रचना जो हर्षचरित कादम्बरी थी। हर्षवर्धन की रचना थी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। मयूर भट्ट की रचना थी सूर्य शतक, मयूर शतक। कुमारिल भट्ट की रचना थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और ब्रह्मगुप्त की रचना थी खंडन खाद्य। भृतहरि की रचना थी श्रृंगार शतक, नीति शतक, भक्ति शतक। कुमारदास की रचना थी जानकी हरण। और जयादित्य जिन्हें वामन के नाम से भी जाना जाता है तो इनकी रचना थी काशिका वृत्ति। और जयदेव की रचना थी प्रसन्न राघव। तो ये हर्ष के शासनकाल में प्रमुख साहित्यिक रचनाएं जो हैं विद्वानों ने रचना की थी। आज के लिए इतना ही है। आज से हमारा वर्धन वंश एंड गुप्तोत्तर काल सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल से हमारा न्यू चैप्टर दक्षिण भारत का इतिहास जिसमें संगम वंश, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य, कल से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा विद एक्सप्लेन के साथ। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है इसलिए आप ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन सीरीज इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप पढ़िए, फिर एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तब आप बताइएगा कितने आपके लिए बेनिफिट हुई है। तो इसलिए आप इसको कई बार रिवीजन करिए और बार बार रिवीजन करिए। और कैसी सीरीज लग रही है इसको भी ज़रूर बताइए। अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल से नए टॉपिक के साथ और न्यू पार्ट के साथ हम कल से दक्षिण भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।